मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पेज नंबर 529। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। अगर बाई चांस किस बच्चे के पास बुक नहीं है तो यू कैन लुक ऑन योर स्क्रीन्स। स्क्रीन नहीं हो रही मैम। अच्छा, एक मिनट। अब हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, चलो देखो, अब दिखाई दे रहा है पेज जो मैंने खोल रखा है? यस मैम। ठीक है, तो हम करते हैं आज असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स की जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, नया चैप्टर करने से पहले आपने उन चीज़ों को एक बार साइड में रखना है। हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो असेसमेंट करने से पहले वील स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट व्हाट इज़ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमारा जो आईटी एक्ट है ना, वो कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की डेफिनेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। हमें अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की डेफिनेशन उठानी है तो हमने ये अडॉप्ट किया है विच इज़ गिवन बाय हिंदू लॉ। जो हमारा हिंदू लॉ या हिंदू एक्ट बना हुआ है, उसने जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हमें डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है, हम उसके अकॉर्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिफ़ाइन करते हैं, दैट व्हाट इज़ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। आपने वही वाले जो वर्ड्स हैं या वही वाली लाइंस जो हैं, आपने उनको देखना है वाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। यहाँ पे देखिए, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली for the purpose of our chapter, Hindu undivided family is a family which consists of all male persons, सारे male persons who are lineally descendant from a common ancestor। एक कॉमन एंसेस्टर के जो पूर्वज होते हैं, एक कॉमन पूर्वज के जो आगे की आगे उसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरीके से जो आगे आगे डिसेंड करते जाते हैं, वो पूरी फैमिली के जो मेल पर्सन्स होते हैं वो। ठीक है, और इसमें उन क्या कौन इंक्लूड होती हैं? उनकी वाइफ्स, उन सारे मेल पर्सन्स की जो वाइफ्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगी, उनकी अनमैरिड डॉटर्स भी इसमें इंक्लूड होंगी, और कोई भी स्ट्रेंजर जिसको उस फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, लीगली अडॉप्ट कर लिया है, वो भी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट कहलाए जाएंगे। समझ में आया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन आएगा? सारे मेल पर्सन्स हु आर लीनियरली डिसेंडेंट बाय अ कॉमन इंसेस्टर, जिनके पूर्वज जो हैं वो सेम है, उनके आगे जितने भी बेटे हैं जो मेल मेंबर्स हैं वो, उनकी वाइफ्स, उन सारे मेल मेंबर्स की वाइफ्स और उनकी अनमैरिड डॉटर्स जो होते हैं, वो सारे मिलके बनाते हैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और अगर इस फैमिली ने कोई भी स्ट्रेंजर जो है उसको अडॉप्ट किया है, वो भी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाएगा। तो समझ में आया व्हाट इज़ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? ओके, अब यहाँ पे आगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में बताया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। इस फैमिली में दो तरीके के मेंबर्स आते हैं, दो तरीके के मेंबर्स, देखना ध्यान से। किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो तरीके के मेंबर्स आते हैं। एक वो वाले मेंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार होता है, दोज हु आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ओनली, मतलब कि उनको फैमिली की जायदाद में हिस्सा मांगने का और फैमिली के जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी उनको राइट नहीं मिला। ठीक है, वो आते हैं। इसमें मेंटेनेंस में आएंगे सारी उस फैमिली के सारे फीमेल मेंबर्स, जो भी जिनको सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार होता है। और बी पॉइंट में आएंगे आपके सारे वो वाले मेंबर्स जिनको फैमिली में पार्टीशन का अधिकार होता है, मतलब उनकी डिमांड पर फैमिली पार्ट हो सकती है, फैमिली का पार्टीशन हो सकता है। वो फैमिली के को पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, उसी तरीके से जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसमें को पार्टनर्स होते हैं। जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं वो उस फैमिली के को पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली के सन्स, उसके ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंड सन्स, जो सारे जितने भी फैमिली के मेल मेंबर्स होते हैं वो सारे फैमिली के को पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। एंड दे होल्ड द राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन, मतलब उनके पास ये राइट होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के डिवाइडेशन या उसकी डिवीज़न का के बारे में कह सकते हैं, मतलब उसको डिमांड कर सकते हैं।
लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जैसे कि जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार मिलेगा, वो फैमिली के को पार्टनर्स नहीं कहलाए जाएंगे, या फैमिली की प्रॉपर्टी में उनका कोई भी राइट नहीं है। ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमारा एक एक्ट आया 2005 में, जिसको हिंदू सक्सेशन या हिंदू अमेंडमेंट एक्ट भी बोला जाता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया, जिसमें ये सारी चीज़ें थी जो सिर्फ कि जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार मिलेगा, बाकी जो मेल मेंबर्स हैं वो सिर्फ फैमिली के को पार्टनर्स कहलाए जाएंगे, या फैमिली के सारे फाइनेंशियल मैटर्स के जो अधिकार हैं वो उनके पास रहेंगे। वो सारी चीज़ों में अमेंडमेंट हो गया। अब इसमें क्या तीन चीज़ें नई मिल के आई, या तीन चीज़ें उन्होंने जो नई ऐड करी हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर शेल बाय बर्थ बिकम्स अ को पार्टनर इन हिज ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। जैसे सन को पैदा होते ही अधिकार मिल जाता था दैट ही इज़ अ को पार्टनर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेम केस में अब अगर कोई डॉटर या फीमेल मेंबर पैदा होता है फैमिली में, तो उसको इक्वली सन के एज अ को पार्टनर सारे राइट्स दिए जाएंगे जो सन को बाय बर्थ मिलते थे, और वो डॉटर को भी बाय बर्थ सारे राइट्स मिलेंगे एज अ को पार्टनर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेकेंड पॉइंट है, he shall have the same rights and liabilities in respect of co-partnership property as that of a son। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसके रिगार्डिंग सन के जितने भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते थे, वैसे ही अब डॉटर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, द फीमेल हेयर कैन डिवाइड द पार्टीशन ऑफ अ को पार्टनरी प्रॉपर्टी इन द सेम मैनर एज द सन। जैसे सन पहले पार्टीशन की डिमांड कर सकते थे, वैसे ही अब जो फीमेल एयर्स का मतलब होता है जो डिसेंडेंट्स होते हैं, या डिसेंडेंट्स आप समझते हो ना कि जो आगे की जनरेशन होती है, जैसे जो फीमेल डिसेंडेंट्स होते हैं वो भी सेम मैनर में क्या कर सकते हैं, पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं जैसे कि मेल मेंबर्स कर सकते हैं। अब ये जो तीनों राइट्स पहले मेल मेंबर्स के पास थे, अब वो अमेंडमेंट एक्ट के बाद सारे के सारे जितने भी राइट्स हैं वो सारे फीमेल मेंबर्स के पास भी इक्वली आ गए हैं। मतलब अभी इक्वल रह गया, मेल फीमेल के बीच में जो पहले उन्होंने डाइकॉटमी या जो पहले डिवाइडेशन कर रखा था या पार्शियलिटी कर रखी थी, अब वो ख़त्म हो गई है 2005 के बाद। ठीक है, अब उसके बाद ये बोलते हैं, उसके बाद ये एक लाइन है यहाँ पे, फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ वन विच हैज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली एंड एटलीस्ट टू मेंबर्स। ये बोलते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो वाली फैमिली होती है जिसके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है पूरी फैमिली की, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं एच में। एच बनाने के लिए एटलीस्ट दो मेंबर होना चाहिए, सिंगल मेंबर जो है वो एच नहीं बना सकता। ठीक है, अब आगे ये बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ अ फैमिली क्या कहलाई जाएगी। आपने कॉमन प्रॉपर्टी पर वर्ड यहाँ पे पढ़ा, व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी होती है एच की, उनकी जो भी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, जो उनको विरासत में प्रॉपर्टी मिली होती है अपने एंसेस्टर से या अपने पूर्वजों से, वो होती है फैमिली की प्रॉपर्टी। और उसके बाद उस एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को यूज़ करके अगर कोई भी आगे नई प्रॉपर्टी बनाई गई है तो वो भी फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। समझ में आई बात। उसके बाद अगर कोई भी फैमिली का पर्सन है वो अपनी पर्सनल एफर्ट्स को लगा के बिना किसी इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को यूज़ करे, अगर वो अपनी पर्सनल एफर्ट्स को लगा के कोई नई प्रॉपर्टी बनाता है और उसको वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में दे देता है, तो वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। एक बार ये पेज हम कर लें, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी आपसे कि आपकी कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स कौन कौन होंगे, मतलब कौन कौन आएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। सबसे पहले आएगा ए पॉइंट, all persons lineally descendant from a common ancestor and include their wives and unmarried daughters। already we have done it कि जितने भी जो ancestor है उसकी लाइन के आगे जितने भी बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, फिर उनके आगे उनकी वाइफ्स, और वाइफ्स के बाद उनकी अनमैरिड डॉटर्स जिनकी अभी शादी नहीं हुई। अगर शादी हो जाती है तो वो शादी करके जिस फैमिली में जाती हैं वो उसका हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन शादी होने से पहले जो भी बेटियां होती हैं वो सारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की उस पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं उस फैमिली का हिस्सा वो मानी जाती हैं। नेक्स्ट, मेल एंड विडो। अगर कोई भी मेल मेंबर है, एक सिंगल मेल मेंबर है और आगे जितनी भी विडोज़ का मतलब होता है जिनके हस्बैंड्स नहीं होते, तो अगर एक मेल और आगे उनकी विडोज़ होती हैं, या विडोज़ ऑफ अ डिसीज्ड मेल मेंबर, जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं उनकी जितनी भी विडोज़ होती हैं वो सारी की सारी उस फैमिली का हिस्सा मानी जाती हैं। उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ,
उस फैमिली के जितने भी हस्बैंड्स हैं और उनकी जितनी भी वाइफ्स हैं वो सारी उस फैमिली का हिस्सा मानी जाएंगी। उसके बाद भाई हैं जितने भी वो सारे उस फैमिली का हिस्सा माने जाएंगे। विडोज़ ऑफ अ मेंबर ऑफ फैमिली वो सेम जो हम बात करते हैं, जो वो ब्रदर्स हैं अगर उनकी विडोज़ हैं तो उनकी विडोज़ भी उस फैमिली का हिस्सा मानी जाएंगी। समझ में आया? उसके बाद अगर एक कोई अनमैरिड को पार्टनर है वो फैमिली से अलग हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, एक बार मैं डूडल स्टार्ट कर लूँ। बना लो। ये देखो कि अगर कोई भी अनमैरिड को पार्टनर है, ये मेरी अंडरलाइन नीचे हो गया थोड़ा, उसके ऊपर वाली लाइन में अंडरलाइन करना चाहती थी मैं। अगर कोई अनमैरिड को पार्टनर है, अगर वो पार्टीशन कर लेता है जॉइंट फैमिली से, मतलब अलग हो जाता है, अलग होने के बाद वो अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक वो शादी ना कर ले। मतलब जो अनमैरिड पीपल होते हैं दे कैन नॉट स्टार्ट अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। टू फॉर्म अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इट इज़ नेसेसरी दैट अ पर्सन गेट्स मैरिड फर्स्ट, पहले उसको शादी करनी पड़ेगी, फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही कैन स्टार्ट। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कर्ता की। हु इज़ अ कर्ता ऑफ फैमिली? कर्ता ऑफ फैमिली इज़ द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर बाय चांस कोई भी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे उससे छोटा होगा वो फैमिली का कर्ता माना जाएगा। अगर बाय चांस कोई भी मेल मेंबर नहीं है फैमिली में तो जो विमेन होएगी फैमिली की, सबसे जो सीनियर विमेन होएगी वो फैमिली का कर्ता मानी जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं स्कूल्स के बारे में आपको बताती हूँ। एक बच्चा माइक ऑन करके बता। यस मैम। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, वैसे मुझे लगता है कि आपने पहले पढ़ चुके होगे आप। अब आगे देखो, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसको दो स्कूल ऑफ लॉ गवर्न करते हैं। ठीक है, दो स्कूल ऑफ लॉज हैं जिनके अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज चलाई जाती हैं, या ये जो स्कूल है ना इनके थॉट्स आगे आगे चलते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिस एरिया में बनी है वो किस थॉट के अंदर अंडर बनाई गई हैं। तो ये जो दो थॉट्स हैं जिनके अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज बनाई जाती हैं, फर्स्ट है मिताक्षरा, दूसरा है दया भाग। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो बहुत कॉमनली हमारी कंट्री में प्रिवेल करते हैं, और जितनी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ बनती हैं वो एरिया वाइज इन दोनों स्कूल ऑफ लॉ के अंडर बनती हैं। सबसे पहले मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, या मिताक्षरा स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ हिस्से को छोड़ के, बंगाल को छोड़ के और असम को छोड़ के, ये जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। जहाँ पे भी इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाई जाती है वो इस स्कूल ऑफ लॉ के अंडर बनाई जाती है। ये जो स्कूल ऑफ लॉ है वो किस थॉट पे बनता है? ये बनता है कि जैसे ही कोई सन पैदा होता है वो अपने फादर की या अपने एंसेस्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसका वो ऑटोमेटिकली मालिक बन जाता है, और वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने फादर से पार्टीशन डिमांड कर सकता है। समझ में आया? कोई ज़रूरत नहीं है उसको ये देखने की कि पहले फादर की डेथ हो फिर ही फैमिली का पार्टीशन हो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी पॉइंट की उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी वो चाहे वो अपने फादर से पार्टीशन डिमांड कर सकता है। और उसके बाद फादर जो है अगर उसकी कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब अगर उसने अपने पर्सनल एफर्ट्स से कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है तो वो उस फादर की खुद की मानी जाएगी। पार्टीशन के वक्त वो जो सन है वो उसमें से हिस्सा डिमांड नहीं कर सकता। फादर चाहे तो अपने सन को दे अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, चाहे तो वो उसको ना दे, वो उसकी इच्छा है। ठीक है। उसके बाद और अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को देना चाहता है तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय मियर हिज एक्ट, मतलब अगर उसने दे दिया, उसने बोल दिया कि मेरी प्रॉपर्टी HUF की हुई, तो बस उसके कहने से वो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ में इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत उसको नहीं है। उसके बाद आता है हमारा दया भाग स्कूल। दया भाग स्कूल जो है वो वेस्ट बंगाल और आसाम और जो भी उड़ीसा मतलब जो पार्ट्स रह गए थे ना इंडिया के, उसमें ये दया भाग स्कूल ऑफ लॉ के थॉट्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। इसमें क्या है, जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती सन पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकता, मतलब उसको वेट करना पड़ेगा। उसका फादर जब डाई करेगा उसके बाद उसको फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक उसके फादर जिंदा हैं। क्लियर है? उसके बाद हैं जैन एंड सिख हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, में इसको सर्कल कर देती हूँ।
जैन और सिख हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ पे भी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे, अनलेस एंड अनटिल वो जब तक वो उसको डिमांड नहीं कर लेते, ये डिमांड नहीं करते कि हम पे HUF के रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होने चाहिए। हम अपनी फैमिली की जो इवैल्यूएशन है या इसकी जो आइडेंटिटी है वो हम HUF के अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहते, हम फर्म के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। हमारा जो बिज़नेस है वो एज अ कंपनी उसकी असेसमेंट की जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब तक वो डिमांड नहीं करते, उनकी फैमिली की जो असेसमेंट है, उनके बिज़नेस की असेसमेंट जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? बताओ जहाँ तक मैंने इसको। मैम हाँ जी, मुस्लिम्स के लिए कौन सा लॉ होगा? क्या बोल रहे हो बेटा? मुस्लिम्स के लिए मैम कौन सा लॉ होगा? मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ है तो वो क्यों नहीं मैम इसमें आ रहा? बेटा, उनके लिए अलग से लॉ बनाया हुआ है। वो माइनॉरिटी है ना, तो माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है। उसी पे वो सारा जो लॉ है वो अप्लाई उस अकॉर्डिंग होता है। मतलब बेसिकली ना, उनकी जो असेसमेंट होएगी वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं होएगी। और बहुत सारे असेसमेंट के तरीके हैं। एज एन इंडिविजुअल उनकी असेसमेंट की जा सकती है, एज अ कंपनी उनकी असेसमेंट की जा सकती है, एज अ पार्टनरशिप फर्म उनकी असेसमेंट की जा सकती है, बॉडी कॉरपोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सनस किसी भी तरीके से की जा सकती है ना। तो मतलब लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता। तो जैन और सिख पे क्या होता है मैम? जैन और सिख को एज्यूम किया जाता है कि वो हिंदूज़ हैं। मतलब जो डेफिनेशन दी गई है ना हिंदूज़ की हमारे हिंदू लॉ में, तो उसमें जैन्स और सिख्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली। तो जो भी लॉ बना गया है ना, हिंदू लॉ जो होता है वो मुस्लिम्स को छोड़ के पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। तो जितने भी रिलीजन्स हैं मुस्लिम्स को छोड़ के, उन पे सब पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। उनके लिए अलग से कोई और लॉ नहीं बनाया हुआ। सिख लॉ सुना है आपने? जैन लॉ सुना है? नहीं हुआ ना, सिर्फ मुस्लिम लॉ सुना होगा आपने। तो वो मुस्लिम्स के लिए अलग से लॉ बना गया है, क्योंकि उनकी जो उनका रिलीजन है ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट है वो हमसे बहुत ज़्यादा। तो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे आर वेरी डिफरेंट। जैसे हमारी कंट्री में भी दे आर अलाउड टू मैरी मोर देन वन पर्सन। उनको एक से ज़्यादा शादियां करने का अधिकार है। लेकिन हमारे हिंदूज़ में तो ऐसा नहीं है ना। उनके डिवोर्स के जो आपने देखा होगा, हमारे न्यूज़ में भी आता रहता है, उनके डिवोर्स के जो प्रोविजंस हैं वो भी हमसे अलग हैं। हमारे जो हिंदूज़ होते हैं, जैन या सिख्स होते हैं, उनमें सिर्फ कह देने से डिवोर्स नहीं होता, उनको फाइल करना पड़ता है प्रॉपरली। लेकिन जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें सिर्फ कह देने से डिवोर्स हो जाता है। तो इसीलिए जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस। तो इसीलिए उन पे जो रूल्स हैं वो डिफरेंट अप्लाई होते हैं हमसे। ठीक है? ये जो इशू है ना, हम सिर्फ बिजनेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, उसको छोड़ के हम कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके जो बिज़नेस है उसकी अगर हम असेसमेंट करेंगे तो वो HUF को छोड़ के किसी और तरीके से हो सकती है। ओके? ओके मैम। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम आगे चलते हैं इससे आगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या माना जाएगा। यू हैव ऑलरेडी डन द रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर इन योर लास्ट सेमेस्टर। तो कोई मुझे ये बताओ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस कौन डिसाइड करेगा? कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या NRI है? कौन डिसाइड करेगा? कर्ता डिसाइड करेगा। वेरी गुड। कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिसाइड करेगा भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इज़ इट अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इज़ इट अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इज़ इट अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब NRI है? तो ये डिसाइड कौन करेगा? कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए उसके कर्ता का स्टेटस देखना पड़ेगा। इसको आप खुद रीड कीजिएगा, इसमें पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है। यू हैव ऑलरेडी डन दिस। तो अब हम सिर्फ डिफरेंस करेंगे, मेन पॉइंट्स जो हैं डिफरेंस के। वैसे ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो डिफरेंस वाला करेंगे हम, इसीलिए मैं फटाफट करवा दूंगी आपको। कहीं पे भी कुछ ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी। यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड अ पार्टनरशिप फर्म और अ फर्म। फर्स्ट पॉइंट इज़, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के लॉज जो हैं वो गवर्न करते हैं किसको? पार्टनरशिप फर्म को। मतलब पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करेगा कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट क्या रहेगा फर्म में। और यहाँ पे हिंदू लॉ डिसाइड करेगा कि HUF के जो मेंबर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा फर्म में। मतलब डेफिनेशंस जो वो
पार्टनरशिप एक्ट गिव फर्म की डेफिनेशन देता है और हिंदू लॉ डेफिनेशन देता है हमारे एचयूएफ की। तो ये जो इनके रिस्पेक्टिव लॉज जो हैं या इनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स जो हैं वो इनके स्कोप को डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, उनके क्या राइट्स रहेंगे, उनके क्या ड्यूटीज़ रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमारे ये आता है। सेकेंड पॉइंट में ये है, अगर इंसॉल्वेंसी का केस है कि अगर कोई भी पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं रहता, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता, वो मतलब ख़त्म हो जाती है उसकी पार्टनरशिप फर्म में से अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। लेकिन एचयूएफ में ऐसा केस नहीं है। अगर एचयूएफ का मेंबर इंसॉल्वेंट भी हो जाता है देन ऑल्सो ही कंटिन्यूज़ टू बी अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। थर्ड पॉइंट है हमारा, टिक कर देती हूँ मैं, अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाती है। ये तो आपने सुना है, देखा भी है पार्टनरशिप एक्ट में या पार्टनरशिप फर्म जब आपने पढ़ी थी अपने 12th में। लेकिन अगर कोई भी मेंबर डाई कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है एचयूएफ में, तो एचयूएफ जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं होती या एचयूएफ डिसॉल्व नहीं होती। तो एचयूएफ का डिसोल्यूशन मियर ऑन द डेथ ऑफ इट्स मेंबर नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो हो जाता है ऑन डेथ ऑफ इट्स पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। जो पार्टनर्स होते हैं उनको राइट होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म की कोई भी जो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात एचएफ के मेंबर्स को ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब ऐसा कोई भी राइट नहीं है। उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे कर्ता के पास होते हैं, कर्ता की मर्ज़ी होती है वो दिखाए चाहे वो ना दिखाए किसी को भी वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मर्ज़ी होती है, मतलब यू कैन नॉट फोर्स हिम कि आप हमें दिखाइए। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नए मेंबर को एडमिट करना होता है तो सारे मेंबर्स की पहले कंसेंट ज़रूरी होती है कि आप कंसेंट दीजिए, फिर ही नया मेंबर पार्टनरशिप फर्म का जो है वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा। लेकिन एचयूएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मियर बाय बर्थ, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो अपने आप बाय बर्थ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एचयूएफ का मेंबर एडमिट हो जाता है। मतलब उसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पार्टनरशिप फर्म में कोई मेंबर आप इंक्लूड करते हो तो सबकी कंसेंट होनी चाहिए, बाकायदा उसका हिस्सा तय किया जाता है कि वो क्या लेकर आएगा तो और उसको कितना शेयर दिया जाएगा, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। लेकिन एचयूएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनका हिस्सा डीड तय करेगी भी, अगर वो आएंगे तो उसमें कितना प्रॉफिट का हिस्सा किसको दिया जाएगा। लेकिन जो एचयूएफ होते हैं उसमें लोगों का हिस्सा तय किया जाता है विद द डेथ एंड द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग मेंबर्स का हिस्सा बढ़ जाता है। अगर कोई नया मेंबर एंटर कर जाता है, किसी का नए बच्चे का बर्थ हो जाता है, तो जो कंटिन्यूड मेंबर होते हैं उनका हिस्सा ऑटोमेटिकली फॉर्म एचयूएफ में कम हो जाता है। मतलब इक्वली डिवाइड होता है ना सबके बीच में जितने भी मेंबर्स होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई नया आ जाता है तो सबका हिस्सा कम हो जाता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सबका हिस्सा बढ़ जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा फर्म के मेंबर्स की एक लिमिटेशन होती है कि आप इससे ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स नहीं हो सकते। लेकिन एचयूएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितने भी मेंबर्स फैमिली के होंगे बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बढ़ जाएं। एचयूएफ के मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। और जो पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसमें मेंबर की जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन एचयूएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितना भी उसके पास फैमिली की एसेट्स में शेयर होता है उतना ही उतनी ही उसकी लाइबिलिटी कहलाई जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, डिफरेंस क्लियर होया? यस मैम। अब आगे एक पॉइंट है बस छोटा सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने अब इससे पहले वाले जितने भी पॉइंट्स थे ना वो आपको प्रैक्टिकल में हेल्प नहीं करेंगे। ये वाले जो पॉइंट है ना दे विल हेल्प इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें इस टॉपिक में हम करेंगे
कौन कौन सी इनकम्स को फैमिली इनकम नहीं माना जाएगा, एचयूएफ की इनकम किस किस इनकम को नहीं माना जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है द पर्सनल अर्निंग्स इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर ऑफ एचयूएफ इवन दो ही हैज सन्स शैल बी असेस्ड एज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी एफर्ट लगा के कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है या बनाई है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी, एचयूएफ की प्रॉपर्टी वो नहीं कहलाई जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो उस प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट एज अ पर्सनल गिफ्ट अपने बेटे को दे देता है तो वो बेटे की पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी, ना कि एचयूएफ की। समझ में आया। पहले तो उसके पास खुद के पास है अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, तो वो एचयूएफ की नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन अगर बाद में वो उसी प्रॉपर्टी को एज अ पर्सनल गिफ्ट वो अपने बेटे को दे देता है तो वो सिर्फ उसके बेटे की कहलाई जाएगी, उसकी पूरी फैमिली की वो नहीं कहलाई जाएगी। सेकंड पॉइंट में ये लिखा गया है। थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और फैमिली में सिर्फ एक वाइफ रह जाती है तो उस वाइफ की इनकम की या प्रॉपर्टी की असेसमेंट एज एन इंडिविजुअल होएगी, ना कि एज अ एचयूएफ। समझ में आया। अगर कोई भी और मेल मेंबर नहीं बचा और हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ अकेली रह जाती है तो वाइफ के पास जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी एचयूएफ की वो उसकी एज एन इंडिविजुअल असेसमेंट की जाएगी, ना कि एज अ एचयूएफ। ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, अगर कोई भी if a member of a joint family carries on his personal business the income from business shall be assessed as an income of individual। अगर कोई भी जॉइंट फैमिली का मेंबर अगर अपना कोई भी पर्सनल बिजनेस करता है और उस पर्सनल बिजनेस की इनकम जो है वो उस पर्सन की पर्सनल इनकम कहलाई जाएगी, चाहे उसने वो बिज़नेस जो है वो शुरू किया है एचयूएफ से लोन लेके, एचयूएफ से पैसे लेके अगर उसने अपना कोई भी पर्सनल बिजनेस शुरू किया है तो वो पर्सनल बिजनेस से होने वाली इनकम उसकी पर्सनल इनकम कहलाई जाएगी, ना कि एचयूएफ की, चाहे बिजनेस में पैसा एचयूएफ ने ही लगाया है। समझ में आई बात। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनकम ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली फ्रॉम अ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उसके एचयूएफ के मेंबर्स तो वो पार्टनरशिप फर्म की इनकम कहलाई जाएगी, ना कि एचयूएफ की। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा अगर कोई भी इम्पार्शिएबल स्टेट है, मैं बताती हूँ आपको इम्पार्शिएबल स्टेट क्या होती है। इम्पार्शिएबल एस्टेट ऐसे होती है जैसे एक मान लीजिए एचयूएफ की ना कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई एक घर पड़ा है, उस घर पे कोई केस चल रहा है मतलब पार्टीशन के लिए बोल रखा है लेकिन केस चल रहा है और केस कोर्ट में है, अभी उसकी पार्टीशन अभी हो नहीं सकती क्योंकि जो केस है वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो अभी इस टाइम पे जो भी मेंबर बाकी सारे मेंबर जो है, मान लीजिए सिरसा में है वो प्रॉपर्टी और सिरसा में एक भाई उन चार भाई हैं, एक भाई सिरसा में रहता है, एक भाई कोई मुंबई में रहता है और बाकी जो दो भाई हैं वो कनाडा में रहते हैं। तो मतलब अभी जो वो इम्पार्शिएबल स्टेट है उसमें सिरसा वाला भाई रह रहा है और उस पर केस चल रहा है और उसको उसने रेंट पे दे रखा है, एक पोर्शन में खुद रह रहा है और बाकी पोर्शंस को उसने रेंट पे दे रखा है और उस रेंट से होने वाली जितनी भी इनकम है वो उस सिरसा वाले भाई के पास जाती है और वही उसको यूज़ करता है। तो मतलब उसका इस टाइम पे ओनर जो है वो सिरसा वाला भाई माना जाएगा और उस पर जितना भी टैक्स है वो सिरसा वाले भाई को ही देना पड़ेगा। मतलब जो भी उस इम्पार्शिएबल एस्टेट का बेनिफिशियल ओनर होता है, जो उससे बेनिफिट विड्रॉ कर रहा होता है, वही उसका बेनिफिशियल ओनर माना जाता है और टैक्स लाइबिलिटी भी उसी की ही बनती है। क्लियर है। उसके बाद है हमारा अगर ये हमने पढ़ा भी था क्लबिंग ऑफ इनकम में वाले चैप्टर में, अगर कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को एचयूएफ के लॉट में दे देता है, मतलब एचयूएफ में दे देता है, तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की उस पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी वो फ्रॉम इनकम टैक्स पर्पजेज़। मतलब जब क्लबिंग के प्रोविजंस लगेंगे ना तो उसने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉट में डाली है तो जब भी टैक्स पे करने का टाइम आएगा तो वो प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम जो है वो उस पर्सन की इंडिविजुअल की इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी और उसी को इंडिविजुअली उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लबिंग वाले प्रोविजंस में। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 हमारा आता है ये वाला स्त्रीधन वाला। स्त्रीधन के बारे में आपने सुना होगा मुझे ऐसा लगता है,
आई ज्यूम कि आपने स्त्री धन के बारे में सुना होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो फैमिली की लेडीज़ को दी जाती है, मतलब कोई ज्वेलरी अगर उनको दी जाती है, या बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी के टाइम पे उसको कुछ भी अगर दिया जाता है तो वो उसका स्त्री धन माना जाता है, मतलब वो उसका खुद का माना जाता है। और वो ना तो वो जिस फैमिली में गई है उनका माना जाता है, ना वो जिस फैमिली से गई है उनका माना जाता है, वो सिर्फ उसी पर्सन का माना जाता है, उसी फीमेल मेंबर का माना जाता है जिसको वो दिया गया है। ठीक है, मेरी तरफ से अभी ये वाले पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हैं, यहाँ तक मैंने करवा दिए हैं। असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। अगर इसमें से बाय चांस कोई प्रैक्टिकल नहीं भी आता, वैसे थ्योरी के लिए आपका और बहुत ज़्यादा सिलेबस, अच्छे अच्छे टॉपिक